तो जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं कृतिका और आज डीडी डायलॉग में हम बात कर रहे हैं बात बदलते बिहार की। बिहार में स्टार्टअप की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बात की है उद्योगों को लेकर, उद्योग की क्रांति किस तरीके से बिहार में आई है। क्योंकि जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो उस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए हर राज्य की जरूरत होती है, अपनी अपनी भूमिका होती है। और ऐसे में बिहार के अंदर उद्योग की भूमिका तो खास है ही, लेकिन क्या वाकई स्टार्टअप की भूमिका भी खास है? क्योंकि पूरे देश में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस समय पूरे देश की अगर हम बात करें तो 1,80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है जो इस पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन अकेले बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 3,700 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो आज अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं। और खास बात इसमें यह है कि इनमें से 3,000 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बीते 5 सालों के अंदर ही रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि जो स्टार्टअप की जो नीति है सरकार की बिहार के अंदर वो 2017 में लाई गई थी। लेकिन उसके बाद में बीते 5 सालों में स्टार्टअप की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, नए नए युवा आ रहे हैं और अपने अपने आइडियाज लेकर आ रहे हैं। सरकार भी पूरी मदद कर रही है। लेकिन कहते हैं कि चार दीवारी में बैठ करके ये तमाम बातें नहीं होती, और इसीलिए डीडी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर उतरी। स्टार्टअप के बारे में आखिर कितनी सहायता लोगों को मिल रही है और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, वो सब डीडी न्यूज ने जानी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे हम अपने खास मेहमानों से चर्चा। कभी बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। वो दौर था जब काम के अवसर इतने कम थे कि लोग अपना घर आंगन गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में निकल पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज अपने ही लोगों के लिए बिहार में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बिहार अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने लोगों का सहारा बनता जा रहा है, एक नया आत्मनिर्भर प्रदेश। आइए अब संतोष कुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्योंकि बाहर में ना बहुत सारी परेशानी आती है। एक तो आने जाने की समस्या, वहाँ जाने के बाद रूम की का समस्या, कभी छुट्टी नहीं मिली। तो मैं तो यही कहूँगा बिहार वासियों को कि बाहर पलायन नहीं करें, अपना बिहार में काम करें। ऐसा बहुत सारी फैक्ट्री अपनी खुली हुई है, यहाँ आकर रोजगार करें, बढ़िया से रहें। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं अभी घर पे हूँ। यहाँ मैं अभी प्रोडक्शन सुपरवाइजर हूँ और मैं कटिंग डिपार्टमेंट को देखता हूँ, क्या कटिंग वगैरह जो भी है वो मैं इशू करवाता हूँ। आइए मिलते हैं बिहार के रहने वाले रविकांत सिंह से। मेरा नाम रविकांत सिंह है और मैं दूर दूर से जॉब कर रहा था, जैसे कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात से काम कर रहा। मुझे पता चला कि बिहार में एक अच्छी कंपनी खुली है, तो मैंने यहाँ अपॉइंटमेंट लिया है, मेरा यहाँ पे किया, इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हुआ। तो मैं यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर के पद पे काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार में हमारी फैक्ट्री है और लोग दूर दूर से आके यहाँ के काम कर रहे हैं। ये है बिहार के उन युवाओं की कहानियाँ जिन्होंने कभी अपने गांव छोड़ दिए थे, लेकिन आज बदलते बिहार की इस यात्रा में अपना अनुभव, उम्मीद और गर्व साझा कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि बिहार में किस तरीके से बदलाव इस समय हो रहा है, क्योंकि एक समय वो भी था जब कोरोना काल के दौरान हमने देखा था कि तमाम संख्या में लोग बिहार की तरफ वापस जा रहे थे पलायन। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब बिहार बदल रहा है? क्योंकि स्टार्टअप नीति तो सरकार की तरफ से चालू की गई है, लेकिन वो वाकई जमीनी स्तर पर कितनी मदद कर रही है? और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका रूबरू कराते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले आपसे मिलवाना चाहेंगे रोडवेज के सीईओ और को फाउंडर हैं दिलकुश कुमार जी, जो कि ऐप सर्विस के जरिए कैब प्रोवाइड कराते हैं आमजनों को। दिलकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद में वैमानिक एरोस्पेस के सीईओ मनीष दीक्षित जी, जो कि ड्रोन के जरिए किसानों की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे अगले मेहमान हैं पावरी ऑर्गेनिक फार्म्स के सीईओ और को फाउंडर आलोक कुमार जी, जो कि ऑर्गेनिक फल सब्जियों को किसानों से लेकर के आम जनता के घर घर तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। इसके साथ ही हाउस ऑफ मैथिली के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं मनीष रंजन जी, जो कि मैथिली को प्रमोट कर रहे हैं, लगातार लोगों को घर तक रोजगार पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष रंजन जी। और अंत में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए मिथिला एंजल नेटवर्क और मिथिला स्टेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अरविंद झा जी, जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं।
तो आज चर्चा इन्हीं सभी मेहमानों से होगी और साथ ही जानेंगे इन सभी मेहमानों से कि स्टार्टअप, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है, स्टार्टअप करता है, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आती हैं। सबसे पहले दिलकुश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समय बिहार के अंदर लोगों को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, आने जाने के लिए यातायात को सुगम बना रहे हैं, एक कैब ऐप आपने शुरू की है, क्या किस तरीके से वो काम करती है और कैसे ये आइडिया आया आपके पास? हम 2016 से इस इंडस्ट्री में है, टैक्सी इंडस्ट्री में, और बस 2016 से काम करते करते समस्याएं दिखती गई और उस समस्या का समाधान निकालते निकालते आज बिहार की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी बन गई। तो जनरली जो बेसिक जो हमारी रोडवेज है वो बिहार के हर गांव को शहर से जोड़ रही है, वन वे राइड देकर। मतलब अगर बिहार की पहले बात करें तो पहले बिहार में कोई पटना उतर के गांव जाना चाहता था या गांव से पटना आना चाहता था तो उनको टैक्सी के लिए दोनों तरफ का किराया बेयर करना पड़ता था। हमको ये एक बहुत बड़ा गैप दिखा बाज़ार में और मुझे लगा अगर इस चुनौती से हम लड़ सकते हैं और इसमें अगर 2-4 साल 5 साल दे सकते हैं तो लोगों के प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा और बहुत तेज़ी से रोडवेज ब्रांड बनेगी। और हम लोग 2022 में रोडवेज स्टार्ट किए थे और आज अच्छा लगता है, जो अगर चैट जीपीटी से भी कोई पूछता है जो बिहार की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी कौन है तो रोडवेज का नाम आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी यह सफ़र की पूरी कहानी सुनकर। हमारे साथ में इस वक्त मनीष दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, किसानों की स्थिति एक समय वो था कि काफ़ी दयनीय हालात थे किसानों के, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो उनके किसानों के जो बच्चे हैं वो खेती किसानी से दूर भागते थे, लेकिन अब वापसी उसी दौर में नज़र आ रहे हैं। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक खेती का भी काफ़ी ज़्यादा जलवा हम देख पा रहे हैं। आप किस तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं ड्रोन के ज़रिए? हमारी कंपनी बिहार में हमने 2022 में स्टार्ट किया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम। और हम लोगों ने बिहार को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमने देखा कि बाहर के स्टेट्स में जो ड्रोन अवेलेबल हैं उनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई है, 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए, जो कि एक फार्मर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इतना अमाउंट खर्च करके उसकी सर्विस लेना और परचेस करना ड्रोन को। हमारी कंपनी ड्रोन सेल्स भी करती है और सर्विस भी देती है और हमने बहुत कम दाम में ड्रोन बनाए हैं। हमारे ड्रोन सिर्फ 3,50,000 से स्टार्ट हैं, विथ 2 ईयर वारंटी कंप्लीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम लोग फार्मर को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो स्प्रे सर्विसेज का कार्य आसानी से कर सकें जी। और हम लोग स्प्रे सर्विसेज का भी मॉडल लेकर के आए क्योंकि 3,50,000 रुपये भी बहुत होता है किसानों को खर्च करना। तो हम लोगों ने उनके लिए मॉडल लॉन्च किया स्प्रे सर्विसेज का, जिसमें उसका अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ वो 600 रुपये देकर अपने 2 एकड़ ज़मीन पर स्प्रे करा सकता है। तो उससे क्या होता है, उसका समय भी बच रहा है और जो केमिकल से होने वाले नुकसान होते हैं उसको हेल्थ में, क्योंकि हमारे देश में प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जब केमिकल स्प्रे करते हैं हमारे खेतों में किसान, तो वो कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो जब ड्रोन से वो छिड़काव करते हैं तो उनका कोई भी पेस्टिसाइड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। प्लस समय भी बहुत कम लगता है, जहाँ पहले 1 एकड़ में 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में 1 एकड़ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वाटर भी बहुत सेव होता है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करता है, फ्रेश वाटर। और पहले 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव करने के लिए, स्प्रे करने के लिए 100 लीटर प्लस पानी लगता था। आज वही ड्रोन के माध्यम से सिर्फ 10 लीटर पानी में वो पूरा छिड़काव हो जाता है। तो ये जो हम लोगों ने ड्रोन सर्विसेज का शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि छोटे जो किसान हैं 1 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि भारत का जो लैंड होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ का एवरेज जाता है जी। तो हम लोगों ने उनको ध्यान में रखते हुए ड्रोन एज अ सर्विस की योजना चालू की, और जिसमें हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज़ भी जुड़ी, जैसे यूपीएल जुड़ी हुई है, इफ़को है, बायर, सिंजेंटा है, और भी बहुत सारी छोटी कंपनी है एग्रोकेमिकल्स। उनके साथ मिलकर के हम रूरल क्षेत्रों में छोटे छोटे जगह पर अपने ड्रोन एज अ सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत में कम से कम 6 लाख ड्रोन सर्विस सेंटर ओपन करें। जैसे भारत में 6 लाख गांव हैं, हर एक गांव में कम से कम 1 या 2 ड्रोन चाहिए होंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हम हर गांव तक पहुँचें, और ज़रूरी नहीं है इसके लिए किसानों को उतना पैसा खर्च करना पड़े, ड्रोन खरीदना पड़े। हम लोग उन्हें ड्रोन एज अ सर्विस के माध्यम से तकनीक को उनके गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उनका हेल्थ में भी सुधार हो रहा है, पानी की भी बचत कर रहे हैं,
और धीरे धीरे उनकी जो खेती की तकनीक का इस्तेमाल करने से उसमें वृद्धि भी हो रही है, यील्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कम दाम में तकनीक का पूरी तरह से ग्रामीण लेवल तक हम उनको पहुंचा रहे हैं। तो किसानों की तो इससे मदद हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पानी की भी बचत हो रही है, पैसे की भी बचत हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए आलोक जी, हम लगातार बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड की, कि उसमें कोई किसी प्रकार कोई केमिकल ना हो, क्योंकि आज की मार्केट में जब हम जाते हैं तो कोई भी फल सब्जी हम खरीद रहे हैं उसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप खुद इस पर नज़र बना के रखते हैं और साथ ही ऑर्गेनिक फूड को सीधा किसानों के खेतों से लेकर के और आम जनता के घर घर तक पहुंचाते हैं। जी, एक्चुअली देखा जाए तो हमने क्या किया, जब शुरुआत में हमने काम किया था, काम तो हमने करीब 2018 के पहले शुरू किया था और हमने खुद से ही पहले खेती किया और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुआ कि प्रोडक्शन हो गया लेकिन उसको हम बेच नहीं पाए। जी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि मार्केट में लोग मतलब तरस रहे हैं पाने के लिए, आप वो गांव से वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ा कॉस्ट आ रहा था सप्लाई चेन का कॉस्ट। अगर आप डिमांड हम ले भी आते हैं, फिर उतने छोटे से प्रोडक्शन को आप कैसे ले पाएंगे। सब्जी एक ऐसी चीज़ है, हर दिन तो लोग लेगा नहीं हर आदमी। और ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ऑर्गेनिक इनपुट जल्दी नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन दिखा हमें इसमें डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर का क्या फ़ायदा हो गया कि हमें उससे एग्रीकल्चर के लिए इनपुट मिल जाता है। तो आप जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर है आपको वहीं से मिल गया। तो अगर आप खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि सब्जी तो बहुत सारे शहर में लोग खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या है कि एक आदमी बोल रहा है मुझे सोमवार को चाहिए, एक आदमी बोल रहा है मुझे बुधवार को चाहिए, एक आदमी बोल रहा है मुझे शनिवार को, मतलब अलग अलग दिन चाहिए। अब हर दिन आप इतने छोटे संख्या में तो ले नहीं जा सकते हैं, प्लस कस्टमर के पास आप पहुँचेंगे कैसे। तो इसका सॉल्यूशन हमें दिखा फिर वही डेयरी सेक्टर से। और इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि शहर के अंदर में लोग प्योर मिल्क नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। तो डेयरी सेक्टर का भी एक चैलेंज दिख रहा था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ दिख रहे थे हमें। तो इसका सॉल्यूशन हमें लगा कि हम क्यों ना कस्टमर पहले बनाएं और कस्टमर तक दूध पहुंचाने के लिए एक प्रोडक्टिव वे में, मतलब कि विदिन 24 आवर्स गाय का दूध आपके घर तक पहुंच जाए। तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हमारी जो भी कस्टमर्स होते हैं वो सारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होते हैं। जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है सारा मोबाइल ऐप से ड्रिवन है। यानी कि अगर हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ हमें पता है, कंज्यूमर्स को ये पता है कि ये प्रोडक्शन अभी हमारे पास है, तो वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और जब उनका सप्लाई हो रहा है तो उसका बिलिंग भी उनको पूरा दिख जाता है। आज की तारीख में अगर वो चाहें सिर्फ पटना शहर वो चूज़ करेंगे, उसकी एरिया में रहते हैं डालेंगे, उसके बाद उनको अपना वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनाना है। नेक्स्ट डे जो लड़का उस एरिया में जाता है उसका उनको नाम दिख जाएगा, मोबाइल ऐप पे उसका लोकेशन दिख जाता है और कस्टमर्स को उस लड़के का नंबर मिल जाता है। बिलिंग सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाता है। तो यानी कि जिस काम को करने के लिए हमें लगता था कि बहुत मेहनत का काम है, वो बड़े आसान तरीके से काम हो गया। अब इससे क्या हो गया कि हमारे को कस्टमर्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है हर दिन चाहिए इंसान को, और प्योर दूध मिलता नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि दूध जितना सफ़ेद है इसका कारोबार उतना ही काला है। तो अगर हम कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस दे दें कि जो दूध आपको मिल रहा है सफ़ेद है और कारोबार भी पूरी सफ़ेदी के साथ हो रही है, तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारा पटना में बना। फिर जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्शन उधर हो रहा है, सब्जी अगर हो रही है, जो मार्केट बेचना है, तब मार्केट बेचने के लिए उसको कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। अब क्या है कि उसी ऐप में हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। जब सप्लाई चेन जा रहा है तो जो लड़का दूध लेके जा रहा है वो सब्जियां भी लेके चला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने अचीव किया और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी हमने अचीव कर लिया। तो जो हमारा मान के चलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो सीधे ही समझिए कि जो 50-60 रुपये पड़ जा रहा था वो 5-6 रुपये पे आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं जो हमारा वेस्टेज था उसको हमने ख़त्म किया। जो एक प्योर मिल्क मार्केट में ऐसी पहुंच नहीं पा रहा था, खराब हो जा रहा था किसान के घर में। कोरोना के टाइम में कितने लोगों ने आपने देखा होगा कि लोग सड़क पे दूध बेच रहे थे, सड़क पे टमाटर बेच रहे हैं। अब उनको परेशानी, एटलीस्ट अगर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं तो उनको वो परेशानी नहीं मिलती है। एट द सेम टाइम अगर किसी माँ को अगर उसके बच्चे के लिए प्योर दूध नहीं मिल पा रहा था, तो आज की तारीख में एटलीस्ट वो कह सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को आज हम वही दूध पिला रहे हैं जो बचपन में वो कभी गाँव में पिया करते थे, अपने गाय का शुद्ध दूध। इस तरीके से हो गया कि कस्टमर को भी अच्छा सामान मिल रहा है, किसान को भी अच्छा दाम मिल रहा है और एनवायरनमेंट की भी अपनी बचत हो रही है, क्योंकि अगर आप केमिकल फ्री सारा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आप
इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं। तो ये इस उद्देश्य के साथ हमने ये काम शुरू किया और अभी कर रहे हैं। चलिए, ये काम हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप बिहार के बाहर जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी आप शुरू करें, ताकि जो बड़े बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं उन तक भी ये शुद्ध स्वच्छ चीज़ें पहुँच पाएँ। इसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। मनीष जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने जो बिहार का कल्चर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की अपने स्टार्टअप के जरिए, और साथ ही रोजगार भी महिलाओं को मुहैया कराया है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं मुंबई में वाईकॉम 18 और स्टार वर्ल्ड में एज ए फैशन कंसल्टेंट काम कर रहा था। और पैंडेमिक के दौरान जब मैं अपने होम टाउन आया तो जो वो दौर था सबने देखा है कि कितना मुश्किल दौर था। वहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि छोटी छोटी जो फैमिलीज़ होती हैं जिनके घर के जो मुखिया होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, उस टाइम पे जब वो लोग लौट के आए तो उनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे जी। ये वो दौर था। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको कहीं ना कुछ आर्ट का नॉलेज है या कुछ ना कुछ तो उनको आता है जो काम कर सकती हैं। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने हाउस ऑफ मैथिली की नींव रखी थी कि हम उन महिलाओं को मोबिलाइज़ करके उनको एक ट्रेनिंग दें और उनकी ट्रेनिंग को, उनके स्किल्ड को और थोड़ा पॉलिश करके उनसे कुछ अच्छे और बेहतर उत्पाद बना सकें जिसको मार्केट कर सकें। तो इसी शुरुआत के साथ हम लोगों ने सिर्फ 6 महिलाओं के साथ शुरू किया था हाउस ऑफ मैथिली को, और आज के डेट में जो है वो हमारे साथ 350 से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड हो चुकी हैं और हमने उनको एम्पावर किया है। और वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हैंड पेंट से रिलेटेड हो या फिर एप्लिक से रिलेटेड हो, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हो। एंड उन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम दुबई, US, फ्रांस हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। तो हाउस ऑफ मैथिली को स्टार्ट करने का हमारा एक कोर विज़न ये नहीं था कि हम सिर्फ एक ब्रांड इस्टेब्लिश करें, बल्कि हमारा एक विज़न था कि हम बिहार के ऐसी जगहों पे, ऐसे विलेज पे जहाँ पे बहुत ही सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं बहुत आसानी से, उस जगह पे उन महिलाओं को हम स्किल्ड बना करके एक हम मास प्रोडक्शन की ओर हम लेके जा सके इसको। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी समस्तीपुर में और बेतिया में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, पटना के दुल्हिन बाज़ार में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंपेन, जहाँ पे हम अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उन महिलाओं को हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं जी। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है बिहार के आर्ट और कल्चर को जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि देखिए, रोजगार अगर आप नौकरी करना चाहें तो नौकरी तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन तमाम बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनको रोजगार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़े हुए हैं, ये सभी इस काम को पूरी तरह से निभा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। हमारे साथ में अरविंद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो काफी स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, फंडिंग करते हैं, नए नए आइडियाज भी उनके पास रोज आते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सीधे तौर पर आपसे सीधा यही सवाल है कि आपने 4 आइडियाज इस समय सुने जो स्टार्टअप इन्होंने एक अलग उद्देश्य मकसद के साथ शुरू किए, और आपके पास भी रोज कई सारे आइडियाज आते होंगे बच्चों के और नए नए युवाओं के। जी हाँ, जैसे कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हम लोगों ने सुना कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास की कल्पना करना भी थोड़ा सा गलत होगा। तो बिहार को तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। और पिछले 5 साल में हमने देखा कि जो विकास का जो गति है बहुत तेज़ हुआ। खासकर एक ACS थे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, संदीप पौंडरिक जी, वो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ थे, बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे, और उन्होंने जो अपना पूरा जी जान लगा दिया कि आगे हम सिस्टम को आगे बढ़ाएं, तो उसका ये फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि शार्क टैंक का भी जो एक घर घर तक शार्क टैंक पहुंच पाया है, तो एक फ़ायदा ये हुआ है कि आज बिहार का बच्चा जो है वो स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहता है। मेरे पास 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चियाँ भी जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो सब एक फाउंडर बन के अप्रोच करते हैं कि मेरे पास ये आइडिया है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने 2019 में एक एंजल नेटवर्क बनाया जिसका कि पर्पस यही था कि हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, थोड़ा बहुत उनको पूंजी दे सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको पूंजी की और थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है कि मार्केट कैसे हम बनाएं। तो सबसे पहले हमने जो पूंजी रेज़ किया था वो दिलखुश के लिए रेज़ किया था, करीब 50 लाख का सीड फंड हमने उनके लिए रेज़ किया था। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उससे काम किया, और अभी करीब 10-12 ऐसे स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो एजुकेशन साइड में हो, चाहे वो हेल्थ साइड में हो। जो काम इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में किया है कंज्यूमर के लिए, वही हम लॉजिस्टिक्स में ट्रक के लिए करना चाहते हैं। अगर बिहार में, मतलब जो सबसे गरीब एक तरह से प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्रक में सामान भेजना। तो एक नया स्टार्टअप है, तुरंत उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि उस पर चेंज करा सकते हैं। एक स्टार्टअप है जो कि बिहार से, हम सोचते हैं कि बिहार में इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं,
कर्पूरी ठाकुर की वजह से एक कर्पूरी जनरेशन शुरू हो गई वहाँ पर एक। लेकिन बिहार के 2 बच्चे हैं जिन्होंने कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में ही एक स्टार्टअप शुरू किया, जो कि पूरे देश को अंग्रेजी सिखाने का काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। और 2-3 साल में आप देखेंगे इंग्लिश यारी करके नाम है उसका, जिसके पास महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरला से उसके पास लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके यहाँ पे। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा जलजला है और बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो बिहार से आते हैं। बिहार का बहुत बड़ा स्टार्टअप है ETM बाइक्स, जो कि 2000-3000 बाइक्स का एक नेटवर्क लेके आगे बढ़ रहा है। तो इन सबको आगे लेके हम बढ़ना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिहार में भी ना एक बदलाव आ रहा है, एटीट्यूड में लोगों के बदलाव आ रहा है। और मुझे याद है 1919 मतलब ऑलमोस्ट 100 साल पहले एक हमारे ज़मींदार थे रजौर के टंकनाथ चौधरी जी, और वो पूर्णिया के कॉलेज के भाषण में उनका एक जो 50वां साल का भाषण था पूर्णिया में, वो भाषण में कहते हैं कि जो राज सेवा का कीड़ा बिहार में लगा हुआ है, एक हमारे यहाँ पे घुन बोलते हैं, मतलब घुन जैसे चावल में लग जाता है, गेहूं में लग जाता है, कि राज सेवा को जो घुन हमारे यहाँ लगा हुआ है ये हमारी आर्थिक पतन का कारण बनने वाला है। ये 100 साल पहले राजा ने बोला है और हमको वाणिज्य में जाना चाहिए। और फिर वो एक श्लोक देते हैं कि वाणिज्यते वस्ते लक्ष्मी। तो मतलब आप अगर जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हैं, आप भले ही IAS बन जाए, भले ही IPS बन जाए, और अगर आप ऑनेस्ट हैं मान लीजिए, तो आपके बच्चे भी जॉब के लिए ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएं तो हो सकता है कि आपको 20-25 साल में एक जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, जो कि पूरा बिहार बदल देगा। और ये जो एक उनका 100 साल पुरानी उनकी कल्पना थी, मुझे लगता है अब पिछले 5 साल में धीरे धीरे हो रहा है। और दिलखुश जैसे या मनीष जैसे जब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो ये शायद ये चेंज पूरा एक्सेलरेट होगा। और इसमें बिहार सरकार का, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो स्टार्टअप के ऊपर पॉलिसी है बहुत फेवरेबल है। मुझे लगता है कि टॉप 5 पॉलिसीज़ कोई भी स्टेट में देखें तो बिहार का पॉलिसी है। थोड़ा सा अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन में थोड़े से गैप्स हैं, थोड़ा उसको टाइट कर लिया जाए तो जो मोमेंटम है पिछले 2 महीने में, जैसे हमने देखा करीब 25,000 नए आइडियाज़ बिहार में सबमिट हुए हैं। ये दिखाता है कि बिहार बदल रहा है। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि बाहर के लोगों को भी सोचना चाहिए और बिहार को री-रेट करना चाहिए। जैसे हम स्टॉक्स या बाहर के इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि कोई कंपनी नीचे आ गई थी बहुत, उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज किया, कुछ रीस्ट्रक्चर किया और उसको री-रेटिंग करते हैं, मतलब एनालिस्ट बोलते हैं इसका री-रेटिंग होना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि लोगों को री-रेटिंग करना चाहिए। और मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था कि इस समय बिहार के जितने 1200-1500 स्टार्टअप्स हैं, उनमें से जो 100 टॉप स्टार्टअप्स हैं उसका मे भी 500 करोड़ का ओवरऑल वेल्थ होगा। मतलब आज 500 करोड़ में मैं सारे स्टार्टअप खरीद सकता हूँ, लेकिन ये अगले 10 साल में ये 20,000 करोड़ पे वैल्यू चली जाएगी। तो मतलब 500 करोड़ आज है और इसका इतना बड़ा ग्रोथ 40 गुना ग्रोथ होने वाला है। तो मैं तो कहूँगा जो ये शो देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा बिहार को थोड़ा री-रेट कीजिए, उसको नई नज़र से देखिए और अगर हो सके तो बिहार में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रोकन सिस्टम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। और दिख ही रहा है कि 14-15% का ग्रोथ रेट बिहार का चल रहा है। इस साल का भी जो है ऑलमोस्ट टॉप 2 ग्रोथ रेट में चल रहा है और ये अगर 10-15-20 साल चला तो हो सकता है बिहार टोटली बदल जाएगा। बिल्कुल, और बिहार इस रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए उनके स्टार्टअप से ये नज़र भी आता है। दिलकुश जी, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने पहले एक कंपनी आर्यागो कंपनी शुरू करी, उसके बाद में 2021 में आपने दूसरी कंपनी अपनी शुरू की रोडवेज के नाम से 2022 में। तो इसकी पूरी क्या कहानी है? क्योंकि आपने खुद ज़मीनी स्तर पर जाकर आप हालातों को जाना भी है, परिस्थितियां देखी हैं और परिस्थितियों के साथ कई सारी चुनौतियां भी आपके इस स्टार्टअप में सामने आई होंगी। देखिए, जहाँ तक मेरा एजुकेशन बहुत ज़्यादा था नहीं, मैट्रिक मेरा 3rd डिवीज़न था, इंटर मेरा 2nd डिवीज़न था, तो ऐसा कुछ था नहीं जो मैं कुछ पढ़ के आया था बिज़नेस बनाने का, कोई मेरे अंदर से कहीं से MBA करके या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ बाज़ार से सीखा हूँ और बिहार के कंज्यूमर बिहेवियर से सीखा हूँ। तो जो आर्यागो का जो मेरा 2016 से 22 तक का जर्नी था वो कंप्लीट मेरा लर्निंग का जर्नी था। उस समय हम सीखे बिज़नेस कैसे किया जाता है, लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी कैसे बनाया जाता है। और वो जो मेरा 5-6 साल का लर्निंग था ना, उसी का नतीजा ये रोडवेज है। और हम लोग सीजन 3 में शार्क टैंक में हम अपीयर हुए थे और बिहार के पहले स्टार्टअप बने जो ऑन मंच हम लोग डील क्रैक किए थे सीजन 3 में। तो वहाँ से एक होप मिला जो नहीं कुछ तो है जो हम लोग कर रहे हैं, वहाँ से एक दिशा मिला जो नहीं हम लोग कर सकते, कॉन्फिडेंस आया।
तो जो सबसे बड़ा समस्या था लोगों का, अभी अभी कोई दिल्ली में, मुंबई में रह रहा है, वो छठ में गांव जाना चाहता है। अब बाल बच्चे को इतने अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है बाल बच्चा को, जो बाल बच्चा बोलते हैं नहीं जाएंगे हम वहाँ, हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ लोग कमा रहे हैं दिल्ली में, तो वो अगर गांव जाएंगे तो कुछ खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ का इकोनॉमी बूस्ट होगा, चाहे वो ज़मीन खरीदे, चाहे वो बिल्डिंग बनाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदे। तो हम चाहते हैं वो लोग गांव आए, तो गांव कैसे आएंगे, उनको सुविधा मिले। तो इसके लिए जैसे अभी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, रोडवेज लोकल, मतलब आप यहाँ से दिल्ली से निकल रहे हैं, रोडवेज लोकल बुक कीजिए, आप 7 दिन 8 दिन, जितना दिन आपको पूरा बिहार में जहाँ भी घूमना है, ससुराल जाना है, मायके जाना है, जहाँ जाना है घूमिए और फिर एयरपोर्ट पे आके उसको छोड़ दीजिए। तो अगर ये एक सुविधा मिलता है लोगों को, तो लोगों का जाना आना फ्रिक्वेंटली तेज़ी से होने लगे। जैसे हम जब आर्या को चला रहे थे, उस समय दरभंगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था जी। दरभंगा एयरपोर्ट आने से हम ये देखे जो लोग साल में 2 साल पे एक बार घर आते थे, मुंबई से, बैंगलोर से, दिल्ली से, अब वो साल में 2 बार 3 बार आना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके लिए इजी कनेक्टिविटी हो गया। पहले क्या था, लगता था पटना उतरेंगे, पटना से फिर 5-6 घंटा का ट्रेवल होगा, तो लोगों को टाइम जो है एक दिन जाने में और एक दिन आने में कंज्यूम होता था। अब लोगों को लगता है एक दिन में हम अगर पहुँच गए, अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट लिए, दोपहर तक घर पहुँच गए, एक दिन काम करेंगे, अगले दिन शाम तक लौट के आ जाएंगे। तो वीकेंड भी लोग जाके गाँव में मनाना शुरू कर दिए हैं। तो मेरा यही मोटिव है, जो बिहार के एक एक गांव को हम शहर से कनेक्ट करें और बिहार के एक एक गांव में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। टैक्सी इंडस्ट्री में अगर कोई किंग कहाएगा तो रोडवेज कहाएगा और बिहार में कहाएगा। अरे वाह, यहाँ पर जो व्यूअर्स इस वक्त बैठे हैं हमारे साथ में, उनकी तालियों ने ही आपको बता दिया होगा कि आपका आइडिया कितना पसंद आ रहा है सभी को। मनीष जी, आपकी अगर हम बात करें तो किसानों की मदद तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि किसान के लिए 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने बताया कि 3.5 लाख रुपए से ड्रोन के जो प्राइस हैं वो शुरू हैं, तो आखिर अगर किसी किसान के पास में 3.5 लाख रुपए अगर नहीं है, तो वो कैसे आपसे मदद ले सकता है? क्या सरकारी कोई मदद या किसी प्रकार का कोई लोन? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे नमो ड्रोन दीदी में आपने सुना होगा 1200 करोड़ का गवर्नमेंट का बजट है, जिसमें वो 15,000 ड्रोन बांट रहे हैं। एंड इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसके थ्रू आपको सिर्फ 6% ब्याज पे लोन मिल जाता है जी। और इसके अलावा मुद्रा लोन के अंतर्गत भी आप ड्रोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन का। और साथ में ही हम लोग भी कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ NBFC से टाई अप करके ड्रोन प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग जैसे कोई लोन भी ले रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है EMI वो कैसे भरेगा। बिल्कुल। हमारी कंपनी 2 साल तक कम्प्लीटली हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें उसे मिनिमम वर्क गारंटी भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो साल का हम उसे 6 लाख रुपए रिटर्न काम दे देते हैं। हमारे पास इतना स्प्रे सर्विसेज का वर्क ऑर्डर है कि हम लोग उसको ईजिली 6 लाख रुपए तक का वर्क दिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब पैसा लगा रहा है तो उसका फर्स्ट ईयर में ही रिटर्न आ गया, सेकेंड ईयर से वो प्रॉफिटेबल हो गया। तो बहुत सारे लोग इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने 2022 में अपना स्टार्टअप शुरू किया था और नवंबर में 2022 में हमने शुरू किया। 3 महीने का हमारा टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ रुपए था विदिन 3 मंथ्स। और फिर 23-24 में हमारा जो रेवेन्यू रहा वो था 8-8.5 करोड़ रुपए। तो ये दिखाता है कि हम लोग कितना तेज़ी से ग्रोथ किए और हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए, ड्रोन सेल्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। दिस ईयर हम लोगों ने जो क्लोज़ किया है इस साल 24-25 में, वो 24.5 करोड़ का हमने रेवेन्यू किया है। और आज के समय में हमारे पास 60 करोड़ से ज़्यादा का वर्क ऑर्डर है स्प्रे सर्विसेज के लिए, और धीरे धीरे और ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। और हमारे पास सेल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लीड्स आती है। एवरी डे हमारे पास पूरे देश से अराउंड 60 से 70 लीड्स आती है ड्रोन परचेस करने के लिए, क्योंकि